कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की। सादर नमस्कार, प्रणाम। गुलमोहर के पटल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम गुलमोहर के गुल में हम आपको मिलवाते हैं भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जगदीश व्योम जी से। आज का यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के श्रृंखला की 14वीं कड़ी है और विलंब नहीं करते हुए मैं आपको आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। जन्म उनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के शंभू नगला में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की शिक्षा की। इनकी कहानी, कविताएं, बाल कहानियां, शोध लेख, नवगीत, हाइकू, व्यंग्य आदि कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। कई प्रसारण कर चुके हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका रेडियो पर कविताएं एवं वार्ताओं का प्रसारण भी हो चुका है। लोकसभा चैनल, दिल्ली दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कविताएं एवं परिचर्चाओं का भी प्रसारण हो चुका है। कई शहरों में आकाशवाणी से भी प्रसारण दे चुके हैं। इंद्रधनुष, मोर के स्वर काव्य संग्रह है इनकी। नन्हा बलिदानी, डब्बू की डिबिया इनके बाल उपन्यास हैं और कई पुस्तकें ऐसी हैं। आप संपादन का भी कार्य करते हैं और उसमें भी अनवरत जुड़े हुए हैं। अनन्य, जो कि 2022 में भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क से हिंदी मासिक पत्रिका निकलती है, उसमें भी ये कार्यरत हैं एज अ संपादक। हिंदी हाइकू कोश 2022 में छपी, बहुत चर्चा में रही और ये कन्नौजी शब्दकोश भी का संपादन कार्य भी कर चुके हैं 2022 में ही। 2022 मुझे लगता है कि सर काफी अब व्यस्त रहे हैं और कहानी संकलन, नवगीत और हाइकू संकलन भी इनके संपादन कार्यों में संलग्न है। हिंदी विकिपीडिया पर संपादन कार्य, सीबीएसई के पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इसमें सम्मिलित हैं। तो अनेकों पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। माइक्रोसॉफ्ट विश्व भाषा पुरस्कार 2005 में तथा कई अनेकों पुरस्कार से सम्मानित होते रहे हैं। बहुत सम्मान और इनकी रचनाओं की श्रृंखला काफी बड़ी है। ये मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ आप सभी को। इतनी व्यस्तता और इसके बावजूद हमारे जहन में एक सवाल तो आता ही है कि इतने आप उत्तर प्रदेश के इतने छोटे से गांव शंभू नगला में जन्मे और आज इतना सब कुछ आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पाई। क्या इसकी शुरुआत इस छोटे से गांव, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से हो चुकी थी या सब ये कैसे संभव हुआ? हमें कुछ बताएं आप। धन्यवाद वीना जी और मधु जी। सबसे पहले तो मैं
मधु जी को बधाई देना चाहूँगा और उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो अपने पिताजी स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री जी की स्मृति में इस तरह जी, के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब अ, हमारे बच्चे या हमारे परिवार के कोई सज्जन जाने के बाद में उनको याद रखते हैं और विशेष रूप से साहित्य के माध्यम से अगर उनको याद किया जाए, क्योंकि व्यक्ति कभी जो भी सृजनधर्मी होता है, वो ये माना जाता है कि वो शरीर से भला चला जाए, बिल्कुल, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वो जिंदा। यहीं रहते हैं। क्योंकि जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे कहीं जीवित यहीं हो हैं, उठते। हमारे कहीं आस-पास हैं और वो जी, नहीं है तो उनके विचार तो है। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, और इस तरह के मैंने देखा है कि यूएस में पिछले मैं 6-7 महीने से था वहाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके कि पुत्र-पुत्रियाँ हैं जो अपने पिताजी को, दादा को या मम्मी को इस तरह से याद करते हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए कहना चाहेंगे और आपने जो प्रश्न किया कि छोटे से गाँव, तो गाँव तो छोटे से ही होते हैं, जी, लेकिन उन छोटे छोटे से गाँव में वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोक में होती हैं, जो जीवन में होती हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी गाँव में रहना तो जब मैं कक्षा 10 में था, तब तक ही रहा है। उसके जी, बाद जी, आना-जाना लगा रहता है और चूँकि पढ़ने के लिए बाहर आ गया, तो गाँव में जो एक बचपन होता है, उसमें भी कहीं न कहीं जो लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक कहानियाँ, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कहीं से उस अवस्था तक ही बहुत कुछ हमारे अंदर आ जाता है। जी, तो जी, उस समय कविता ये तो नहीं कह सकते उस समय क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरे एक जो मुझे पढ़ाते थे वहाँ, ये फर्रुखाबाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश के और कायमगंज एक जगह है, छोटा-सा कस्बा है। तो वहाँ मैं पढ़ने जाता था, तो वहाँ में एक हिंदी शिक्षक थे कंचन सिंह चौहान कंचन, बहुत अच्छे कवि थे। तो वो जब कविता पढ़ा करते थे तो हम बहुत छोटे थे, तो बहुत अच्छी लगती थी कविता। उनके बहुत सारे अर्थ तो पता नहीं होता था क्या मतलब है, लेकिन अच्छी जी, जी। लगती थी और उससे शायद वहीं से कुछ ऐसे बीज अंकुर पड़े कि आगे चल कर के कुछ इसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी, तो ये मतलब शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो वहीं से हो चुकी थी और आप लगभग। वहीं से प्रेरित हो गए थे कि कुछ जी, 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 जी। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत कई लोगों को क्या होता है कि बहुत देर में ये चीज़ ऐसा अनुभव प्राप्त होता है, कई लोगों को बहुत जल्दी बिल्कुल, हो जाता है, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छा सही। लगा जान के। अच्छा एक ज़हन में सवाल आता है कि कन्नौजी भाषा के बारे में कुछ हमें बताएँ क्योंकि मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि ये कैसे बोली जाती है या हिंदी से ये इसमें कितनी समानता है या बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा-सा इस विषय में अगर देखिए जानकारी दें और कुछ सुनाएँ। कन्नौजी ये जो कन्नौज है जी, जो कानपुर और इटावा के पास में पड़ता है, ये कभी बहुत ऐतिहासिक स्थल रहा है। ऐतिहासिक है। जी, जी। ये रामायण में भी इसका वर्णन है, रामायण काल में अच्छा। है और अगर और पीछे जाएँ तो बाणभट्ट से लेकर के सब यहाँ रहे हैं, घाघ, भड्डरी यहीं के हुए हैं। जी, हालाँकि जी। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कन्नौज अब वो सारी चीज़ें तो नहीं है, सिकुड़ चुका है, छोटा-सा एक कस्बा मात्र रह गया है। लेकिन जी, कभी कन्नौज का जो दबदबा था, वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। जी, अ, अब आते हैं कन्नौजी की जो आपने बात की, कन्नौजी एक बोली है। बोली है। जैसे ब्रज है, जी, अवधि है, जी। वो तो ब्रज और अवधि के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो हिंदी की जो बोलियाँ हैं, ब्रज हुँ, है, अवधी है, कन्नौजी है, भोजपुरी है, मगही है, बघेली है, बुंदेली है, राजस्थानी, हरियाणवी, तो ये सारी की सारी बोलियाँ हैं।
और इन बोलियों में ही जब बोलियों से ही परिष्कृत जो बनाया गया वो हिंदी भाषा है, मानक जी हिंदी जिसको कहते हैं। जी जो दिल्ली के आसपास खड़ी बोली है, खड़ी बोली, एक तो खड़ी बोली है, और उस खड़ी बोली को ही थोड़ा और संशोधन करके, थोड़ा और व्याकरणबद्ध करके उसको भाषा का रूप दिया गया, जो कि हम मानक भाषा कहते हैं। तो बोली इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे एक शरीर है वो भाषा है, और जो उसके हाथ पैर फेफड़े, उसकी किडनी, उसके ये सब के सब बोलियां हैं। तो जी अगर ये जी बोलियां हट जाएं तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, शरीर मतलब भी नहीं नहीं है। रहेगा। तो ये सारी की सारी जो बोलियां हैं, इनमें बहुत सारा लोक साहित्य, बहुत सारे अ, टटके शब्द, मुहावरे, कहावतें, ये सब आते हैं, और ये सब अ, भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो इस इनसे भाषा समृद्ध होती है। तो ये जी जी कन्नौजी जो है वो एक बोली है, और विशेष रूप से कन्नौजी का जो क्षेत्र है वो इधर शाहजहाँपुर, हरदोई, इटावा, एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो कन्नौजी का इससे पहले कोई शब्दकोश नहीं था। अच्छा। तो मैं इस पर पिछले 15 वर्ष से लगभग इस पे काम कर रहा था। तो ये हम्म। आपने शुरू में जो बताया कि 2022 बड़ा अच्छा रहा, तो 2022 में कन्नौजी का जो शब्दकोश है वो प्रकाशित होकर के आया, और मेरे पास ये रखा है। तो ये अच्छा, तो भारी ये भरकम पहला था। शब्दकोश है ये कन्नौजी पहला भाषा में। शब्दकोश है, पहला बहुत शब्दकोश है, बढ़िया। जो मुझे 10, 12, 15 वर्ष लग गए, और वाह 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 वाह। तो ये एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। बहुत बिल्कुल ये ऐतिहासिक गर्व की बात बिल्कुल, है, ये तो सभी ये के लिए काफ़ी गर्व की बड़ा बात है कि कुछ शब्दकोश है। उपलब्ध है। तो इससे पहले था ही नहीं, क्योंकि वाह। बोलियों में जो शब्द हैं, जो गाँव के लोग बोलते हैं, तो वो अब धीरे-धीरे सिकुड़ती चली जा रही हैं। अब वो लोग बोलने वाले कम रह गए हैं, क्योंकि पर लोग आपने कस्बे में आ संरक्षित गए कर हैं। दिया इसमें। या बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि थोड़े समय के बाद में वो लोग मिलेंगे नहीं, और उन शब्दों का फिर अर्थ भी नहीं आप ढूँढ पाएँगे। जी जी। तो ये एक अच्छा काम हुआ है, बहुत ये अच्छा काम शब्दकोश हुआ है। बन कर के आया। क्योंकि जी, ये जो भाषाएँ हैं ना, चाहे मुझे तो थोड़ा बहुत भोजपुरी का ही ज्ञान है, बाकी भाषाएँ तो नहीं, और थोड़ा मगही जैसे आपने कहा तो कानों जी, में जी, जी, गई जी। हैं। बट ये भाषाएँ, मैं क्या कहूँ, एक इंसान है, खाली है, ये उसके पूरे क्या बोलूँ, आभूषण है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, भाषा भाषा जो है, जो जो हमारे लोक की भाषा है, वहीं से हम सब कहीं न कहीं से जुड़े हैं, क्योंकि शहरों में कोई भाषा नहीं होती। शहरों में नहीं तो होती। सब तरह के लोग आते हैं, और अब जैसे यूएस में हर देश के नागरिक हैं, जी। और जो जिस देश से आए हैं वो भी कहीं न कहीं गाँव से किसी न किसी भाषा बोली से जुड़े रहते हैं। तो जी, आपने जी। जैसे कहा कि मगही है, मैथिली है, जी। भोजपुरी है, तो उनमें बहुत सारे जो शब्द हैं, उनमें कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं, और भाषा तो अगर भाषा नहीं होती तो आप कल्पना करिए कि फिर हम कहाँ होते, कहीं बड़ा किसी रूखी-सी कोने में ज़िंदगी, मैं तो लुन कहती हूँ कि नहीं, इतना ज़िंदगी कुछ होती होता है। नहीं, लुंज-पुंज कहीं कोने में बैठे रहते, या बिल्कुल। किसी से कुछ क क्या करते? भाषा क्या ही तो करते है हैं? जो कि हमें सबको एक-दूसरे से जोड़ती है। जी। जी, बिल्कुल। अब एक और, अगर अगर संभव हो तो, कुछ ऐसा कोई 2 लाइन या कुछ ऐसा एक कनौजी में कुछ सुनाएँ हमें, अगर संभव हो तो? हाँ, अ, कन्नौजी में मैं वैसे बता देता हूँ, कन्नौजी में जी, जी। होता क्या है कि जो शब्द हैं, जी, चाहे वो भोजपुरी के हों या कन्नौजी के हों, ब्रज के हों, जी, उनके जो परसर्ग चिन्ह होते हैं, जी, जो क्रियापद होते हैं, उनसे बोली की पहचान होती है। जी, जैसे अ, जैसे ब्रज से हम चलते हैं। जी, अगर हम कहें कि खाना खैहों, खैहों, जैहों, पढ़ेहों, ये ब्रज हो गई, ब्रज हो गया। ठीक है? अब इसी में हम थोड़ा-सा परिवर्तन कर देते हैं, खइएँ, जइएँ,
आ, करिए, गए, सोइए, ये और चीज आप खाना सोना ये कन्नौजी हो गई। सही। अब अवधि में आ जाते हैं, वहां क्या है, खाब, खाना खाब, हाँ पढ़ब, ब ब ब वहां हाँ, पर आए, खाब, चलब, सूतल है, गजब की पढ़ब बेटी है। है, तो ये अवधि हो गई। अब इसी को हम आपके भोजपुरी में पहुंच जाते हैं, खाइल, सूतल, करल, चलल। हाँ तो ये थोड़े से अंतर से, थोड़े क्रियापद समझ लेने से आप सभी भाषाओं को बहुत जल्दी समझ सकते। जी जी। और शब्द मुझे वही लगता है। है कि आप दो चार भाषाओं को समझ ले तो बाकी भाषाओं को भी आप जल्दी जान बिल्कुल, पाएंगे। और आप मैंने बोलियों का तो अब अ, आप एक भाषा को, एक बोली को अगर उसकी प्रवृत्ति को समझ लें, तो आपको सारी बोलियों की जो एक परंपरा है, एक बेसिक चीज है, वो सब आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। जी मैं हरियाणवी से लेकर के भोजपुरी तक की सबकी बहुत अच्छी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं सबको समझ सकता हूँ। आप कुछ बोलेंगे समझ लेंगे, क्योंकि शब्द जी, लगभग वही है, क्रियापद थोड़े थोड़े बदल जाते हैं बस। बदल जाते हैं, जी। बिल्कुल। और आपको बाल कहानियां लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये बड़ी बहुत एक अचंभा में डालने वाली मेरे लिए ये चीज है कि बाल कहानियों का मतलब दिल में इतनी भावना लाना ये बच्चों के लिए, और वहां पे चले जाना जहाँ की आप बच्चे खुद बनिए तब जाके आप ये सब कर पाएंगे। तो इतना ये कुछ बहुत ही मतलब रोमांचक चीज है मेरे लिए कि आप उस एज में पहुंच जाते होंगे जब लिखते होंगे और उस सोच को आप अपने अंदर लाते होंगे तब जाके ये संभव हो पाता होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, हर व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा न रहा, ना रहा हो, बिल्कुल। और कोई ऐसा बचपन नहीं है जो कहानियों से होकर के न गुजरा हो। ना गुजरा हो, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। जी नहीं, तो बिल्कुल नहीं। वो जो बचपन में जो घुट्टी के साथ में जो जो चीजें आ जाती हैं, जो कहानियां आ जाती हैं दादी नानी से या बड़ों से, तो वो हमारे संस्कार वहीं से शुरू हो जाते हैं, वहीं से शुरू हो बनते हैं। जाए। तो ये सबके साथ है। और बाल साहित्य, चाहे वो बाल कविताएं हों, बाल गीत हों, बाल कहानियां हों, ये हमारे तनाव को दूर करने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। अ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी अपने साथ बच्चों की कहानियों की किताबें अपने टेबल पर रखा करते। और आज भी आप इसको आजमा सकते हैं, जब आप तनाव में हो, अगर आप वैसे ही परेशान हैं और आप कोई बहुत सारी वीर रस की और ओज की कविता पढ़ें तो और ज्यादा तनाव होगा। लेकिन आप किसी बचपन, किसी बाल कहानी को, बाल कविता को थोड़ी देर के लिए एक बार पढ़ लें, तो आप जी तरोताजा हो जाते। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा रचनाकार हो, साहित्यकार होगा जिसने बाल साहित्य नहीं रचा है। अगर नहीं रचा है तो उसे रचना चाहिए। और इसमें कहानियां ही केवल हैं या इसमें कविताएं भी हैं और गीत भी हैं बाल? इसमें बहुत सारे, देखिए, जो बाल कविता, इनको दो भागों में बांट लें, कविताएं और गद्य। कविताओं में उम्र के हिसाब से है, जैसे शिशु गीत है जी, ना? शिशु गीत है तो शिशु गीतों में लय लय होती है, लय पर ज्यादा लय ध्यान पर दिया जाता लयबद्ध है, होती हैं वो। लयात्मकता होती हम्म। है ना? और जैसे मैंने एक उनके लिए छोटी उम्र के बताया, ची 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 चू चू चू, भूख लगी मैं क्या खाऊं। एक चिड़िया और बच्चे का संवाद है, तो बच्चे सुनाइए बड़ा सर, पसंद अगर करते कुछ सुना हैं, है ना? सके तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक ची ची चू चू चू, भूख लगी मैं क्या खाऊं। तो वो बच्चा कहता है चिड़िया का, बाहर बरस रहा पानी, बादल करता मनमानी, निकलूंगी तो भीगूंगी, नाक बजेगी सू सू सू, ची ची ओ ची ची, चू चू चू। अब बच्चा कहता है कि माँ बादल कैसा होता,
क्या काजल जैसा होता, ओहो! पानी कैसे ले जाता है, फिर इसको बरसाता क्यों, ची 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 चू चू चू। तो चू, अब चू, ये चू। बहुत चिड़िया सुंदर। और बच्चे के संवाद के रूप में जो लिखा गया, जी, वो चिड़िया और बच्चे का नहीं, बल्कि उसको समझने के लिए है। तो अब ये छोटे बच्चे के लिए इसमें इसमें जो लयात्मकता है, ची ची चू चू, ये बच्चों को प्रभावित करते हैं, जी, अच्छे लगते जी। हैं ना। इस तरह से उसके बाद में थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए किशोर अवस्था के लिए है, कुछ बाल कविताएं होती हैं, कुछ बाल गीत होते हैं। बाल गीतों में लयात्मकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और इसी तरह से गद्य में बाल कहानियां, मैंने बाल कहानियां लिखी हैं। बाल उपन्यास मेरे दो हैं, एक नन्हा बलिदानी है, एक डब्बू की डिबिया है। और जी, जी। डब्बू की डिबिया तो जो कई पब्लिशर्स, बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं, उन्होंने 10-12 साल से मेरी उसको छाप करके पाठ्यक्रम में, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में लगा रहे हैं। लाखों बच्चे उनको अच्छा, पढ़ रहे हैं। और अच्छा। मुझे इसकी जानकारी बाद में हुई और मेरी करीब 10-12 कहानियाँ और कविताएँ भी पाठ्यक्रम में हैं उनमें। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा, ये तो 10-12 साल से चल रही हैं। तो आशय ये है कि बच्चे किसी लेखक का कद, उसका पद, उसका नाम उससे नहीं जानते। नहीं। उस कविता में क्या है, जी, उसे नहीं जी। मालूम कि ये कौन है, उनको क्या है। नहीं मालूम। तो जो उन्हें अच्छा लगता है, बिल्कुल। वो उसको पसंद करते हैं। तो जी। बाल साहित्य से भी मेरा लगाव रहा है। तो यही सो बाल साहित्य जी। जो डब्बू की डिबिया है, उसको संक्षिप्त में बताएँगे कि ये कहानी का विषय क्या है? और ये डब्बू की डिबिया एक एक उपन्यास है, बाल उपन्यास जिसको कह सकते हैं। अ, अच्छा, मुझे बाल थोड़ा-सा उपन्यास है। ठीक है। हाँ, हाँ, इस तरह किस की। उम्र के बच्चों के लिए है? तो कुछ ऐसा? ये थोड़े छठी क्लास से ऊपर छठी के बच्चे क्लास। इसको पढ़ सकते हैं। जी, इसमें जी, इसमें जी। इसमें क्या है कि मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगा तो आप पढ़िएगा ज़रूर। जी, जी। इसमें उड़न तस्तरियाँ जो हैं, अच्छा, उस पर एक बच्चा उसको एक निकल के जाता है तो उसको झाड़ियों में एक डिबिया मिलती है, कल्पना की गई है। और वो उसको देखता है तो उसमें बटन है, वो कैसे क्या करता है, तो वो किसी उड़न तस्तरी से जुड़ जाता है और फिर वो कल्पना लोक में पहुँच जाता है। उसमें इस तरह का है कि इस बटन को दबाएगा तो शरीर उसका दिखाई नहीं देगा, वो सबको देख लेगा, भाषा बदल जाएगी। तो इस तरह से बड़ा उसको थोड़ा रोचक बनाया गया है। तो वो कहीं जंगल में जाता है, तो जंगल में जानवर किस तरह से अनुशासित रहते हैं, कैसे उनकी शिक्षा होती है, तो ये सब चीज़ें उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता है, तो इसलिए इसको काफ़ी पसंद भी किया गया। जी, जी, जी। और मैं आपको बता दूँ कि अभी फ़ेसबुक पे ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है गुलमोहर पे, और हमारे साथ जुड़ी हैं आनंदा पाटनी जी, शशि जी जुड़ी हुई हैं, उषा सोलंकी अरे जी वाह! जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ मधु जी वहाँ भी जुड़ी हुई हैं, वाह! और पीके तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी जी, सारे लोग मुझे लग रहा है देख रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। चलिए उन और सबका धन्यवाद। मेरी हाँ, अन्नदा पाटनी जी, शशि जी और ये सब लोगों से बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं और जी, जी, आनंदा जी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लिखते लिखती हैं। हैं, शशि सबको गुप्ता जी हाँ, बहुत सबका अच्छा बहुत-बहुत लिखती हैं, बहुत बिल्कुल। अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और ज़्यादातर वही होता है कि जिनकी इस विषय में रुचि होती है, वही इस कार्यक्रम को देखते भी हैं, बिल्कुल। और जी, जी, जी। सभी को यही होता है कि आप जैसे जब सामने बैठे हों, तो उनको ज्ञान भी अर्जित होत करते हैं। डेफ़िनेटली। और ये चीज़ ऐसी है कि किसी भी यहाँ पे उम्र की कोई बंदिश नहीं है, हर उम्र बिल्कुल, के बिल्कुल। लोग हम लोग सब एक-दूसरे सब एक-दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। और अ, हिंदी साहित्य में हिंदी को जी। आप कहाँ पाते हैं, और कितना कुछ और सुधार की इसमें ज़रूरत है? और क्या कुछ है जो अभी विचारणीय है, इस पे विचार किया जाए कि क्या और कुछ हम कर सकते हैं जो रह गया है देखिए साहित्य चाहे वो हिंदी भाषा का हो या किसी और भाषा का किसी हो, और भाषा का? साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है। जी,
जो समाज में है वो साहित्य में आता है। जी, और साहित्य का एक काम और होता है कि दर्पण से आगे भी बढ़ता है, कि वो एक पथ प्रदर्शन भी करता है, कि वो प्रकारांतर से पीछे की चीजें देता है कहानियों के या साहित्य की विभिन्न विधाओं के रूप में, और आगे के लिए वो एक मार्ग भी प्रशस्त करता है। अगर उस समय का जो व्यवस्था है उसमें कोई खोट होता है तो साहित्य उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, प्रश्न पूछता भी है और एक दिशा निर्देश भी करता है। बिल्कुल। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि किसी युग का, किसी भाषा का साहित्य में कुछ गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी हर युग गुंजाइश, में क्योंकि गुंजाइश जैसे-जैसे रहेगी। समय बदलता है, जी, जैसे-जैसे समय परिवर्तित होता है, तो वैसे-वैसे साहित्य में बहुत सारी चीज़ें नई-नई जुड़ती रहती हैं, नई विधाएँ जुड़ती हैं, नई-नई चीज़ें जुड़ती हैं, कथ्य शिल्प के नए प्रयोग होते हैं, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें नहीं आती। जी, जैसे हिंदी साहित्य में पहले छायावाद आप से अगर लेते हैं, उसके बाद प्रगतिवाद आया, फिर प्रगतिवाद में बहुत सारी रचनाओं में, विधाओं में बहुत सारा अंतर आ गया, और आज भी यह सब होता रहता है। क्योंकि आज वो पुरानी चीज़ें नहीं, बल्कि समसामयिक जो बिंदु हैं, समसामयिक जो विषय हैं, वो साहित्य में आने ज़रूरी हो गए। जी, आज हमारी तकनीकी बढ़ गई है, तो पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थीं। आज हम बैठे आमने-सामने बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साहित्य के अंग हैं और साहित्य में हमेशा जुड़ते रहते हैं। हिंदी साहित्य की जहाँ तक स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है हिंदी की। हिंदी में बहुत सारा लिखा गया है और बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ लिख दिया गया। नहीं, क्योंकि नहीं, जो ये तो जो कभी नहीं जो अब होगा। से बिल्कुल, जो 50 वर्ष पहले लिखा गया, वो 50 वर्ष पहले की परिस्थितियाँ हैं। आज की जो स्थितियाँ हैं, वो अलग हैं। बिल्कुल, आज के संघर्ष के बिंदु अलग हैं। आज हमारी नई पीढ़ी अलग तरह से सोचती है, उनका चिंतन अलग है। आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। आज हम बैठ कर के यहाँ आमने-सामने अमेरिका से, चीन से, रूस से में बैठे हुए अपने प्रवासी भारतीयों से आमने-सामने बात कर सकते हैं। पहले ऐसा सोचा नहीं जा सकता। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आगे स्थिति और आएगी, और भी बहुत सारे हमारे पास चुनौतियाँ होंगी, हमारे पास बहुत सारी समस्याएँ होंगी, और साहित्य में भी अलग-अलग तरह की विधाएँ क्योंकि आती कमियाँ रहेंगी। और फ़ायदे दोनों रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल, हर युग में बिल्कुल, कुछ ना कुछ बिल्कुल, कमी बिल्कुल। रहेगी, बनी वो रहेगी और हमेशा, कुछ ना हाँ, कुछ बिल्कुल। बिल्कुल। जी, और मैं एक क्वेश्चन मेरे हमेशा दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या नए शब्द हिंदी कोश जी। में कितने आते हैं? क्या ये जुड़ते रहते हैं या इनकी ये इसका क्या स्थान है? देखिए, जो शब्द हैं, ये लोक से जुड़ते हैं। लोक से जो जुड़ते हैं। लोक का मतलब है जो ग्राम्य जीवन है, जो बिना पढ़े-लिखे लोग हैं, वो शब्दों का निर्माण करते हैं। आधुनिक से कुछ नहीं ये जुड़ता है? आज पढ़ा-लिखा व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बना पाया आज ओह! तक, कोई भी। क्योंकि हम शब्द नहीं गढ़ सकते। हम उनमें अनुप्रास, इसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके, संधि करके, संधि विच्छेद करके उनके रूपों को इधर-उधर तो कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्द हम नहीं गढ़ सकते हैं। मूल शब्द बनाने वाले तो केवल एकमात्र वो लोग होते हैं जो कि पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। ये हर भाषा में, हर देश में, हर काल में उन्हीं को श्रेय जाता है। क्योंकि वो भाषा के डिक्टेटर होते हैं। उन पर आपके व्याकरण का आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अब अगर आप शायद भोजपुरी से संबंध रखती हैं। जी, जी। अगर जैसे शब्द है लाइट, बिजली, लाइट। अब आपके गाँव का होगा, वो कहेगा लैटिया, चली गई, हाँ, और उनको उनको रहा लाइट गई या गया इसमें कोई अंतर नहीं। उनका कोई शब्द अंतर है नहीं वो है। जी, या तो बिल्कुल, अब लाइट लाइट है, हम सोचेंगे लाइट अंग्रेजी की शब्द है, इसको लाइट ही रहेगा, बिल्कुल। लैटिया कैसे हो जाएगा? वो लैटिया हाँ, बोलेगा तो बोलेगा। अब हाँ आगे चल कर के यही इस तरह के शब्द और कोश उनके में आते हैं।
जी, और उनके सभी आसपास सभी यही बोलेंगे, बिल्कुल। जो अब भोजपुरी जो बोलेंगे, बिल्कुल। जी, जी, जी। भोज या किसी किसी भाषा में किसी भी अब जो किस लोक किसी में भी चले मैं एक जाइए, जी। उदाहरण दिया, अब हुँ, जो लोकगीत हैं हमारे, जी। लोक कथाएँ हैं या बोलचाल की रोज की जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, इनकी वजह से भाषा में जो सौंदर्य आता है, भाषा में जो लालित्य आता है, वो इन्हीं की वजह से आता है। नहीं तो भाषा में नहीं आता है। कोई कोई व्यक्ति अगर 5 मिनट किसी गाँव में आप या किसी से बात कर लें या चुपचाप बैठ जाएँ उनको बात करते हुए, तो आप देखेंगे 8-10 कहावतें, लोकोक्तियाँ इस बीच में कहीं न कहीं से उछल ही के आ आती जाएँ, हैं। है जी, ना? कोई अपात्र व्यक्ति है और उसे कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, तो कोई धीरे से कहेगा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। हाँ। जी, बात नहीं जी, की, उसने कुछ नहीं कहते हुए निकल जाएगा। जी। अब आप सोचते रहिए कि ये क्या कह गया? क्या किए तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वहाँ से शब्द आते हैं, शब्द बढ़ते हैं और शब्द हमेशा बनते रहते हैं, उनका निर्माण होता रहता है। तो ये हमारे जैसे अंग्रेजी में शब्दकोशों के लिए अलग से विभाग है, अलग से उनके बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो इस पर निरंतर दृष्टि रखते हैं और जोड़ते रहते हैं। हिंदी में अभी इस तरह से होते काम हैं। जी, जी, जी। हिंदी हिंदी से में इस काफ़ी तरह शब्द जुड़ गए हैं, पंडित, गुरु बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें हैं, तो 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 हमें ये हिंदी जी, जी। तो तो इस तरह के हर भाषा में ये कार्य होना चाहिए क्योंकि शब्द 6-7 साल के बाद में आपको 50-100 शब्द मिल जाते हैं, नए शब्द आ जी, जाते हैं। जी। तो वो जो शब्द प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते-होते उन्हीं में से जो लोक जीवन है, वहाँ से छँटते-छँटते हमें लगता है ये काफ़ी प्रयोग होने लगा। तो फिर वो कोश में आ जाता है। तो इस तरह से शब्द बनते रहते हैं। संरक्षण बहुत ज़रूरी है और जोड़ना इसमें नए शब्द, क्योंकि जितना जुड़ेगा उतना इसका विस्तार होगा, मुझे बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। लगता है। हाँ, जितनी जीवित भाषाएँ हैं, जीवित भाषा का मतलब होता है कि जब तक उसमें गुंजाइश रहे नए शब्दों को जोड़ने की, तब तक वो जीवित रहती है। जैसे ही वो व्याकरण से इतनी कस दी जाती है, उसमें कोई शब्द जोड़ नहीं सकते। जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, उसमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए उसको एक दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में उसको मृत भाषा कह देते हैं। इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। मृत भाषा का मतलब है कि उस वो व्याकरण से इतनी बंध गई है कि उसमें और कुछ गुंजाइश नहीं। हिंदी में अभी हिंदी जीवित भाषा है। हिंदी ने अरबी से लिया, फारसी से लिया, अंग्रेजी से लिया, तुर्की से लिया, उर्दू से लिया, मतलब उसे कोई गुरेज नहीं है। सभी के शब्द आते हैं क्योंकि वो जीवित भाषा है। और जब शब्द आते हैं, तो फिर अपने अनुरूप भाषा उसको ढाल लेती है, अपने हिसाब से उच्चारण कर लेती है। अब जैसे रेल शब्द अंग्रेजी का है, भोजपुरी में पहुँच गया तो रेलिया हो गया। लोकगीतों में रेलिया बैरिन पिया को लिए जाहिर है। अब जी। अ, अब रेलिया अगर कोई कहेगा तो उससे समझा जाता है। तो इसलिए नए-नए शब्द जुड़ते रहते हैं और उसमें शब्दकोशों का जो संख्या है, वो बढ़ती है। जी, बहुत गहरी बात बताई आपने, और बहुत जो लोग हुआ क्या है कि आजकल के ज़माने में लोग हिंदी और इंग्लिश ये 2 चीज़ों के बीच में उलझ के रह गए हैं, और जो लोक भाषाएँ हैं उसकी विलुप्तता इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसका बिल्कुल, संरक्षण मुझे लग रहा है कि अगर युवा पीढ़ी नहीं कर सकी तो बहुत बड़े नुकसान से बिल्कुल, गुज़रना बिल्कुल। पड़ेगा। ये बहुत देर में जब पता चले तो वो सही नहीं रहेगा। अगर आजकल के युवा पीढ़ी ये भाषा सीख ले अपने पूर्वजों से, अपने दादा-दादी जो भी हैं उनके, और सीख के इसको संरक्षित करे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बट बिल्कुल, बिल्कुल। कौन कहाँ तक कर सकता है, बट आप तो देखिए अपना कार्य ये कर रहे हैं। ये भाषाओं कि की अभी आपने यूनेस्को की जो पिछली रिपोर्टें आई, उनमें उन्होंने लिखा कि करीब सैकड़ों भाषाएँ जो बोलियाँ हैं, वो विलुप्त हो गई।
विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्त हो चुकी हैं। जी। और ये बहुत ही सोचने की बात है। अगर बोलियां हमारे बीच में, हमारे जीवन से हट जाएंगी तो 50 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे? क्या शब्द हम करेंगे? कहाँ से लाएंगे? जी। और तो ये ये तो जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि किसी और भाषा की गुलामी क्यों करें जब हमारे पास इतना सब कुछ है कि बिल्कुल, हम खुद ढो नहीं सकते, इतना सब कुछ है, तो हम उसी को क्यों ना जाने कि दूसरे की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। जाएँ। क्योंकि जी, है तो जी। कम्युनिकेशन ही, चाहे ऐसे करिए या बिल्कुल, वैसे करिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो अच्छा, तत्काल आप अनन्य के संपादक हैं, तो कुछ इस पत्रिका के विषय में बताएं कि क्या ध्येय है इस पत्रिका का। और जैसा कि ये 2022 में ही अभी शुरू हुई है, तो इसका क्या आप कहाँ देखना चाहते हैं आप? मुझे मालूम है कि देखिए अनूप जी इससे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं और उनकी गोल है कि हर जगह से ये पत्रिका निकले। तो या अ, विषय भी वो चाहते हैं कि बहुत कुछ उनकी आपको ज़्यादा पता होगा, तो आप कुछ जी, इस जी, विषय जी। में बताएँ? आप न्यू जर्सी में हैं और अनूप जी भी न्यू जर्सी से ही जी, हैं। आजकल वो भी भारत में, अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी और जी, जी। कल घर पर भी आए थे, बातचीत। देखिए, अनूप जी कंप्यूटर के व्यक्ति हैं, लेकिन जीवट के आदमी हैं और हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति, संस्कृत के प्रति बहुत कुछ कर रहे हैं बाहर रह कर के। बहुत दिल से काम और करते उनमें हैं। उनकी खास बात ये है कि वो सबसे जुड़ जाते हैं, सबसे सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो ये उन्होंने प्रयास किया और अनन्य पत्रिका ये न्यूयॉर्क के कौंसलावास से की उनकी वेबसाइट से शुरू हुई। तो इसका जून 2022 में इसका प्रवेशांक आया था। तब मैं यूएस में ही था, मैं कैलिफोर्निया में था। देखिए, अनन्य ये पहली पत्रिकाएँ तो बहुत हैं, भारत में तो बहुत पत्रिकाएँ हैं और अगर यूएस को ही देखा जाए तो यूएस से भी बहुत सारी पत्रिकाएँ निकल रही हैं, वेब पत्रिकाएँ निकल रही हैं। लेकिन किसी दूतावास से, किसी कौंसलावास से ये पहली बार पत्रिका निकल रही, इसलिए इसका महत्व अलग तरह से हो जाता है। जी, इस पत्रिका का जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो यूएस में या अन्य देशों में जो हमारे प्रवासी भारतीय रचनाकार रह रहे हैं और रचनाएँ कर रहे हैं, तो कई बार उनको समस्याएँ होती हैं, वहाँ उस तरह की पुस्तकें नहीं हैं। वहाँ उस तरह की लाइब्रेरियों में हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ ये सब नहीं मिल पाते। वहाँ कार्य की इतनी वो रहता है, वर्कलोड रहता है, इतना काम रहता है, हर कोई कहीं न कहीं किसी से जुड़ा हुआ है, तो इतना समय भी नहीं होता। तो पत्रिका के माध्यम से हम एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, उनमें रचनाएँ प्रकाशित कर सकते हैं। और ये भाषा और संस्कृति का सेतु जैसा काम करे, यानी भारत में और अन्य देशों के रचनाकारों के बीच में। तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा ये है कि अब इसमें पहले तो यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये 11 देशों से निकल रही है। तो इसका स्वरूप ये है कि जो मुख्य पत्रिका है, वो तो न्यूयॉर्क से जो मैं जिसे संपादित कर रहा हूँ, वही है। ये मुख्य पत्रिका है। शेष अलग-अलग देशों से, 11 देशों से जो निकल रही है, वो वहाँ के जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो उस देश की विशेष रूप से जो रचनाकार हैं या वहाँ की कुछ बातें हैं, वहाँ के लोगों के लेख हैं, वो उसमें प्रकाशित करते हैं। तो ये ब्रिटेन से है, तंजानिया है, रूस है, सिंगापुर है, और कौन-कौन से देश हैं, जर्मनी है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, ये कई देशों से पत्रिका शुरू हो रही है। तो अब इसमें जो अनन्य में हम हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम 40% रचनाएँ अमेरिका के जो रचनाकार हैं उनकी हों, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनकी हों और शेष कुछ भारत से। तो ये इसका उद्देश्य है और यही इसी उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं और
ये हमारा और पद्य दोनों रचनाएं सम्मिलित हैं। दोनों तरह की रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि हम इसको अ, अ, और भी देशों तक इसको इसका विस्तार करें और रचनाओं का जो स्तर है वह भी धीरे-धीरे अ, अच्छा ही होगा और अच्छा हो। और विशेष रूप से जो प्रवासी भारतीय हैं, जैसे अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो रचनाएँ आएँ, वो वहाँ के जनजीवन से, वहाँ के संघर्ष से, वहाँ उन्हें किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, वहाँ के पेड़-पौधे, वहाँ की ऐतिहासिकता, वहाँ की भाषा, ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए ताकि भारत के में जो रचनाकार रह रहे हैं, जो पाठक हैं, वो उनको समझें बिना अमेरिका गए कि वहाँ क्या हो रहा है। और आदान-प्रदान जो जैसा एक। जी, जी। और जो जी, अमेरिका या अन्य देशों में गए हैं, वो भारत को बहुत पहले छोड़ गए। अब वो आते हैं कभी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या बच्चे तो आते भी नहीं हैं। तो वो भारत अब नहीं रहा, अब बहुत सारा कुछ बदल गया। तो यहाँ की रचनाओं के माध्यम से वो उनको समझें, वो तो उसको जाने। एक-दूसरे के जो भाषा है, साहित्य है और जो संस्कृति है तो इनका आदान-प्रदान हो, इनको समझें। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। अभी तो हिंदी भाषा में है, तो यह विचार किया जा रहा है, क्या ये सही है कि और भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाए? देखिए एक ये है कि जो भारत में भारत कहने के लिए एक देश है। अगर इसको देखें, तो इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे भाषाएँ हैं और यही एक है जहाँ की तरह-तरह के विचार अब दक्षिण में आप अगर पहुँच जाएँ, तो वहाँ जो बड़ी भाषाएँ हैं, वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना? इधर आप पूर्वोत्तर में जाएँ तो असमिया, इधर बंगला, उधर कश्मीरी, इधर पहाड़ में टकरी, ये बहुत सारी भाषाएँ हैं। तो उद्देश्य ये है कि भारत में अगर हम भारतीय भाषाओं में अ, सब में ये पत्रिका प्रकाशित हो और उद्देश्य हमारा ये है कि दक्षिण भारत की भाषाओं में जब छपे, तेलुगु का कोई कविता आए, कोई कहानी आए, तो उसका हिंदी में भी उसका रूपांतर हो। हिंदी की कहानी हो, उसका तेलुगु में, तमिल में रूपांतर हो, तो ये एक बड़ा फलक है, बड़ा ताकि वहाँ लक्ष्य की लेकर के चल सोच रहे को हैं। भी हम समझ सकें कि वहाँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। क्योंकि हम अगर तमिल भाषा हम नहीं जानते, हम उसकी लिपि नहीं जानते, तो वहाँ कितना लिखा गया क्योंकि हमारी जो दक्षिण की भाषाएँ हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बहुत कुछ लिखा गया। इतना साहित्य है वहाँ, इतना साहित्य है कि हम उससे अछूते हैं। और जब तक हम उसको अनुवाद के रूप में या किसी तरह हम नहीं समझेंगे, तब तक हम भारत को भी नहीं समझ सकते, है ना? सही कहा तो आपने। तो ये भारतीय भाषाओं में भी ये पत्रिका निकली, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और हम इसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है कि हम दोषारोपण करते हैं। हमारा लक्ष्य हो गया, अरे सरकार कुछ कर ही नहीं रही, ये हमारा तो हम लोग अच्छा ये कहते-कहते सैकड़ों साल हो गए। तो हम लोगों का लक्ष्य है, विशेषकर मेरा तो यही लक्ष्य है कि ये कहना छोड़ें, हम क्या कर सकते हैं? और ये इसका उदाहरण हम लोग देना चाहते हैं कि शून्य बजट पर हमने ये पत्रिका शुरू की है, अनन्य और ये 11 देशों से आ रही है। अभी मैं एक एक काम अपने स्तर से एक और कर रहा हूँ। मैं लोकोक्तियों, कहावतों और कुछ शब्दों को अलग-अलग भाषाओं में मेरा काम चल रहा है। तो कुछ इस तरह की बहुत जल्दी अ, कोई पुस्तक आ सकती है, आएगी कि जिसमें 100 ऐसे वाक्य हों, जिसका हर भाषा में क्या कहते हैं उसको। ऐसे 100-200 से शब्द हों और हम अपने दैनिक व्यवहार में अगर देखें तो इस्तेमाल करें। 50 से लेके 100 शब्दों का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। उनसे हमारा काम चल जाता जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है। तो वो शब्द अगर हम उतने ही समझ लें
तो हम उस भाषा में पारंगत नहीं होंगे, लेकिन हम मुख्य चीज से हम बात कर सकते हैं। कोई तमिल का अगर हमें व्यक्ति मिलता है, तेलुगु का मिलता है, या बाहर से रसियन कोई आता है, जापानी आता है, तो हम उनकी भाषा में उनसे अगर नमस्ते कर देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं आप कैसे हैं, तो वो गदगद हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ मेरी फर्क भाषा का पड़ता है। सम्मान कर रहे हैं। और जब हम आपकी भाषा का सम्मान करेंगे, तो आप हमारी भाषा का सम्मान करें, ये जी, आदान प्रदान है। तो ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे। और ये इसके लिए एक बड़ी टीम है, और सब स्वयंसेवी भाव से सब कहीं न कहीं कुछ काम करते हैं, और अपना-अपना समय दे कर के जितना है हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी से इस कार्यों को कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग कुछ करेंगे अच्छा, और कुछ अच्छा करें। और एक प्रश्न और आ रहा था कि जो लोकोक्तियाँ हैं, वो लोकोक्तियाँ होता क्या है कि वो जो अलग-अलग क्षेत्रों में गाँव से ही जो बोली आती है वही लोग ये बोलते हैं लोकोक्तियाँ। तो इसका संरक्षण क्या आप किस भाषा में आपने लोकोक्तियाँ ये किस भाषा में है जो आपने ये पुस्तक देखिए, लोकोक्तियाँ और कहावतें ये हर एक भाषा में है। कोई ऐसी भाषा, दुनिया की कोई बोली नहीं है। दुनिया में कम से कम 6, 7, 8 हज़ार बोलियाँ हैं, और जी, बहुत जी। सारी तो विलुप्त हो गई हैं। कोई ऐसी बोली नहीं है जिसमें कि लोकोक्तियाँ और कहावतें नहीं हैं। उदाहरण के लिए अभी मैंने मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक एक कहावत ली, अंधों में काना राजा। यानी जहाँ पर सारे के सारे ऐसे हों, और वहाँ थोड़ा भी कोई सब सब गुणहीन हो, उनमें थोड़ा भी अगर किसी में गुण हो, तो वो वहाँ महत्व पा जाता है। अब इसको मैंने जब ढूँढा, तो कोई ऐसी भाषा नहीं मिली, कोई ऐसी बोली नहीं मिली जिसमें इसके 8-10 रूप नहीं मिले। तेलुगु में 11 मुझे इसके समानांतर कहावतें मिली तेलुगु में, तमिल में 6 मिली, कन्नड़ में 5 या 6 मिली, हरियाणवी में, भोजपुरी में 6-7 हैं। और इवन मैंने मास्को में जो प्रगति टिप्पणी से हम लोगों के साथ जुड़ी, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसके समानांतर रसियन में कई कहावतें हैं। तो आशय ये है कि ये यानी जो मानव है, उसका जो सोच है, उसका जो चिंतन है, वो कहीं न कहीं एक बिंदु एक जैसा सोचता मिल रहे, रहा है? है ना? अब संस्कृत में भी इसकी है कि जहाँ कोई रूख नहीं होता है, वहाँ अरंडी जो है, वही रूख है ना? तो इस तरह से उसके उसके जो उदाहरण है वो बदल जाएँगे, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है, वो सब में एक है। इसका आशय है कि कहीं न कहीं हम भाषा के स्तर पर, कहीं न कहीं हम चिंतन के स्तर पर, पूरा मानव, दुनिया भर का मानव, चाहे वो कहीं रहता हो, एक तरह से सोचता है। और ये हमारी जो लोकोक्तियाँ और कहावतें हैं, वो केवल भारत को नहीं, भारत के प्रदेशों को नहीं, भारत के उसको नहीं, पूरी दुनिया के मानवों को जोड़ती हैं, क्योंकि मानव मात्र एक तरह से सोचता है। तो ये तीनों मस्तिष्क लोकोक्ति वही कार्य करेगा, और वही जी, जी, सोच जी। रखेगा। और लोकोक्तियाँ और कहावतें तो किसी भाषा की जान होती है। कोई कहानी आपको ऐसी मिलेगी नहीं, कोई फ़िल्म ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें कि लोकोक्तियाँ और कहावतें नहीं हों, उनका प्रयोग नहीं हुआ हो। तो ये तो एक तरह के जीवंतता प्रदान करती है उस भाषा में, और हर भाषा में इसका प्रयोग होता है। कई बार आपको दुःख भी होता होगा कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो उनको अगर लोकोक्तियाँ बोल दी जाएँ, तो उनको समझ ही नहीं आता। समान हिंदी की मैं लोक भाषा की लोकोक्तियाँ तो रहने दीजिए, कभी-कभी होता है ऐसा कि हम हिंदी में भी कोई लोकोक्ति सुना दें, तो उनको समझ ही नहीं आता कि अब ये एकदम से आपने कॉन्टेक्स्ट कैसे बात की चेंज कर दी और क्या बोल दिया। तो ये इसकी विलुप्तता भी दिखती है, तो इसका देखिए
जो लोकोक्तियां हैं, जैसा कि मैंने पहले थोड़ी सी संकेत किया था कि चाहे तो भाषा के शब्द हो या कहावतें और लोकोक्तियां हो, ये लोक में ही बनती हैं। लोक इसका जो बहुत ही कारखाना है वो अहम ही लोक है। इसको रखा जा सकता और है। किसने बनाई है, लोक में वहां किसी का नाम नहीं। नहीं अब नहीं। लोकगीत है, लोकगीत सामान्य। आज एक जो चलन है कि बहुत सारे लोग रचनाकार कोई कविता लिखते हैं और फिर नीचे लिख देते हैं ये मेरा लोकगीत है। ये लोकगीत नहीं होते। लोकगीत आप नहीं लिख सकते, लोकगीत हम नहीं लिख सकते। जैसे ही आपने अपना नाम डाला तो लोकगीत सब खत्म हो गया। लोकगीत का मतलब है वो गीत जो लोक का है। लोक ने किसी ने बनाया तो लोक में ही होगा। जी जी लेकिन बिल्कुल। हाँ, पर नाम हर किसी जन जन के मुंह से निकलती हो और हर जी किसी जी को जी, पता और हो। उसको उसको वो कंठानुकंठ जी उसमें उसकी वो परीक्षण होता है। और एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब वो कुछ चलता चीजों को सिक्का कर किसी देते गीत को। हैं और फिर वो लोक का हो जाता है। तो जी लोक ही इन चीजों को का निर्माण करता है और लोक में ही ये पनपते हैं, बढ़ते हैं। और भाषा में ऐसा नहीं कि लोकोक्तियों का प्रयोग आज भाषा में, किसी की कहानी आप ले ली, किसी रचनाकार कहानी ले लें, आपको उसमें लोकोक्तियां कहावतों की भरमार मिलेगी। और जहां लोकोक्तियां कहावतें मुहावरे नहीं होंगे, वो भाषा बहुत सूनी, शुष्क होगी। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो न जी प्रयोग हुआ हो। जी जी। बहुत अच्छी आज की वार्ता रही। और जितने लोग भी आज, मंजू श्रीवास्तवा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मंजू जी जी भी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, सृजन जी इनका पटल है। और मधु जी लगातार, अन्नदा जी जुड़ी हुई हैं लगातार। शशि जी भी जुड़ी हुई हैं। तो जी बहुत जी ही सभी को बहुत अच्छा लगा। और सभी कह रहे हैं कि बहुत कुछ, बहुत सार्थक जी चर्चा रही, अन्नदा जी कह रही हैं। और बहुत कुछ सभी को सीखने को मिला होगा। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है कि अब जब सामने गुरुजी बैठे ही हुए हैं तो कुछ और जो भी दिल की बात है नहीं, वो पूछ ली आप जाए। बहुत अच्छे बात कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। अन्नदा जी तो उनके पिताजी बहुत बड़े साहित्यकार रहे, यशपाल जी, जो चर्चित विश्व स्तर के साहित्यकार रहे हैं। तो वो भी उनके लिए कुछ करती रहती हैं। तो सब लोग जुड़े हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं, फिर मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, एक दूसरे से जीवन पर्यंत यही तो है कि सीखते रहेंगे। जी जी, पल पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यही जिंदगी बिल्कुल है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कुछ अगर आप कोई कविता या कुछ अगर सुनाना चाहें, अगर जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, इस उनके लिए ही कुछ सुना दे, दो चार आप लाइनें। कितना समय है तो मैं उस हिसाब से है कुछ सुना। अभी 5 मिनट और है तो सुना दीजिए। 5 मिनट, हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए एक दो दोहे सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। दोहा, देखिए समय की कोई पीपल। पाबंदी नहीं है, लोग जुड़े हुए अच्छा हैं, कोई ऐसा अच्छा, नहीं चलिए है। हाँ, मैं हम समय सीमा जितना में समय रहे है, तो ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक दो दोहे सुनने, और अगर समय रहा तो एक नब्बर्ष पे एक गीत सुनाता हूँ। व्योम जी, हम और नहीं आपको समय सुनना तो चाहेंगे, आप पूरा समय लीजिए। बिल्कुल सुनाइए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पीपल को लेकर के मैंने कुछ एक दो दोहे लेके देखें कि पीपल जब जब चुप हुआ, पीपल जब जब चुप हुआ तब तब पसरा मौन, पीपल जब जब चुप हुआ तब तब पसरा मौन, और बूढ़े बूढ़े पीपल की व्यथा समझे आखिर कौन, बूढ़े पीपल की व्यथा समझे आखिर कौन। चिड़ियों को आश्रय मिले राहगीर को छांव, चिड़ियों को आश्रय मिले राहगीर को छांव, और भारत की पहचान है पीपल वाले गांव, भारत की बहुत पहचान सुंदर, है बहुत सुंदर, पीपल वाले बिल्कुल सत्य। गांव। और पीपल त्रिपिटक बाँचता, पीपल गाता गीत, पीपल सबको बांटता सांसों का संगीत। वाह। और पीपल उगता हर जगह, छत हो या दीवार, पीपल उगता सब जगह, छत हो या दीवार,
ऐसे अवघड़ संत को कौन सकेगा मार। गजब, ऐसे गजब ये अवघड़ संत को कौन सकेगा मार। बहुत ही सुंदर। और एक दोहा और देख लें कि हारिल हरियल एक पक्षी होता है, वो उसके बारे में ये कवि सत्य है कि वो अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है, जमीन पे नहीं कभी बैठता, कबूतर की तरह का होता है, पिजन टाइप का, हरे रंग का। कि हारिल बैठा खेत में, हारिल ये विशेषकर सभी प्रवासी भारतीयों के लिए है। देखें कि हारिल बैठा खेत में लकड़ी दावे पांव। हारिल बैठा नीचे आ गया है लेकिन लकड़ी उसके पास है, उसके पैर पंजे में दबी। हारिल बैठा खेत में लकड़ी दावे पांव, ज्यों कोई परदेश में रखे सहेजे गांव। क्या ज्यों बात कोई है, परदेश में बहुत रखे सुंदर, बहुत सुंदर। सहेजे गांव। तो ये कुछ एक दो दोहे थे। और एक नववर्ष है, तो नववर्ष पे मैं एक कविता, एक नवगीत देखें कि नववर्ष सभी को, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो जुड़े हैं कार्यक्रम से, सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। कि नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। आमों पर खूब बौर आए, आम के पेड़ों पर आमों पर खूब बौर आए, भंवरों की टोली मंडराए, बगिया की अमराई में फिर कोकिल पंचम स्वर में गाए, फिर उठे गंध के गुब्बारे, फिर महके अपना चंदन बन। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। गौरैया बिना डरे आए, गौरैया बिना डरे आए, घर में घोंसला बना जाए। गौरैया बिना डरे आए, घर में घोंसला बना जाए, छत की मुडेर पर बैठ काग, कह कांव कांव फिर उड़ जाए। छत की मुडेर पर बैठ काग, कौआ, कह कांव कांव फिर उड़ जाए, मन में मिसरी घुलती जाए, सबके आंगन हो सुखद सगुन। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। और बच्चों से छिने नहीं बचपन, बच्चों से छिने नहीं बचपन, वृद्धों का ऊबे कभी न मन। बच्चों से छिने नहीं बचपन, वृद्धों का ऊबे कभी न मन। हो साथ जोश के होश सदा, मर्यादित बनी रहे फैशन। हो साथ जोश के होश सदा, मर्यादित बनी रहे फैशन। और जिस्मों की यूं न नुमाइश हो, बदरंग हो जाए घर आंगन। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। घाटी में फिर से फूल खिले, कश्मीर घाट, घाटी में फिर से फूल खिले, फिर रुके शिकारे तैर चले। घाटी में फिर से फूल खिले, फिर रुके शिकारे तैर चले, बह उठे प्रेम की मंदाकिनी, हिम शिखर हिमालय से पिघले। सोहनी मचले महवाल चले, रांझे की हीर करे नर्तन। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। और विज्ञान, विज्ञान ज्ञान के छुए शिखर, विज्ञान ज्ञान के छुए शिखर पर चले शांति के ही पथ पर। विज्ञान ज्ञान के छुए शिखर पर चले शांति के ही पथ पर। हिंदी भाषा के पंख लगा कंप्यूटर जी पहुंचे घर घर। हिंदी भाषा के पंख लगा बहुत कंप्यूटर जी सुंदर। घर घर। और वे देश रहे खुशहाल व्योम, वे देश रहे खुशहाल व्योम, धरती पर जहां प्रवासी जन। वे देश रहे खुशहाल व्योम, धरती पर जहां प्रवासी जन। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। थोड़ा सा और है, और थोड़ी सी राजनीति सुधरे। क्या बात। हमारी राजनीति में सारे गड़बड़ वहीं वहीं जितना है, तो सुधार की गुंजाइश उसी में है। थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ा सा जनगण भी सुधरे। थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ा सा जनगण भी सुधरे। मीडिया चले सच के पथ पर, छंट जाए
निराशा के कुहरे, मीडिया चले सच के पथ पर, छंट जाए निराशा के कुहरे, शिक्षा के विस्तृत आंगन में कुछ और हो सके परिवर्तन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। और कोरोना दुनिया से जाए, कोरोना दुनिया से जाए, पहले सी रौनक आ जाए, कोरोना दुनिया से जाए, पहले सी रौनक आ जाए, आतंकवाद का इस जग से नामो निशान ही मिट जाए, हर देश देश का आपस में कुछ और बढ़ सके हित चिंतन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। और अंतिम है इसका, इस गीत का, कि हिंदी को जग में मान मिले, अपने घर में पहचान मिले, हिंदी को जग में मान मिले, अपने घर में पहचान मिले, भारत की सब भाषाओं को पूरा पूरा सम्मान, भारत की सब भाषाओं को पूरा पूरा सम्मान मिले, हर बोली के हो शब्दकोश, हर बोली के हो शब्दकोश घोले, भाषा में मीठापन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। जी बहुत सुंदर। और हर पंक्ति में आपने लगभग सभी जगह आपने सभी चीजों को छुया। बहुत सुंदर, बहुत कोशिश सुंदर की है पंक्तियां। छूने की। जी और मुझे पीपल के जो इतने सारे दोहे सुनाए, वो बिल्कुल मन को छू लेने वाले दोहे थे। बहुत सुंदर, 3-4 दोहे आपने पीपल पे रखे, एक से बढ़ हाँ, कई काफी लिखे मैंने, 3-4 बहुत दोहे। सुंदर, बहुत सुंदर, जी जी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भी, किस मुंह से कहूँ ये भी समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, भी उसकी कहने के जरूरत लिए नहीं। बहुत ही अभी छोटे हैं, बट नहीं, जो भी है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत सारे लोग जुड़े और सभी ने सराहना की, और सभी को मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आप इन्हीं कार्यों में, कि शब्दकोश हो गया कन्नौज भाषा का, ये लोकोक्तियों का जो है, ऐसे ही आपके कार्य और भी आपके भगवान मस्तिष्क में कुछ भरे, और ऐसे ही आप करते रहें। ये हम सब के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं आप। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार सभी रहेंगे आगे आने वाले लोग। चलिए, आप बहुत सारे जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की उन्हें शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी तरह से हमसे बातचीत की, और तमाम वो प्रश्न जो कि हम सोच नहीं रहे थे कि इस पर कुछ कहना है, तो आपने उनको भी यहाँ बातचीत के में प्रसंग बस उन पर भी चर्चा हुई और अच्छा लगा। मधु जी को एक बार फिर से बहुत सारा, इतने बढ़िया, इतने अच्छे पटल पर, और एक बहुत ही सुव्यवस्थित और अनुशासित ये कार्यक्रम, जो साहित्यिक कार्यक्रम वो कर रही हैं। मैं तो इसमें पहली बार आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार आपको सबको बहुत सारा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सब मिलकर के, क्योंकि हमारा मानना है कि कुछ भी इस तरह के कार्य है, वो सबके सहयोग से होते हैं। सब मिल करके करें, तो हम लोग सब मिल करके कुछ न कुछ करते रहेंगे।